कहानी शुरू होती है एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से, जहां दो लड़कियां एक नए बंदे के बारे में बात कर रही हैं, जिसका नाम है जांग बू। बात यह है कि जांग बू ऑफिस के अंदर भी काला चश्मा पहने हुए था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी उन्हें एक कैमरे पर दिखा कि दो चोर बाइक पर एक लड़की का बैग छीनकर भाग रहे हैं। यह देखते ही उन्होंने अपने चीफ को बताया और चीफ ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को खबर दी। सब लोग उन चोरों को सीसीटीवी कैमरों पर ट्रैक करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद चोर अचानक गायब हो गए। सब परेशान हो गए। उसी वक्त जांग बू ने दूसरे कैमरे पर उन चोरों को भागते हुए देख लिया। चीफ ने फिर से पुलिस को सूचना दी और इस बार पुलिस ने दोनों चोरों को पकड़ लिया। सब जांग बू की तेज नजर देखकर हैरान रह गए। दरअसल जांग बू को एक खास बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखता था। इसी वजह से वो उन चोरों को आसानी से ट्रैक कर पाया। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जांग बू 5वीं कक्षा में है और अपनी दोस्त सुमी के साथ दौड़ में हिस्सा ले रहा है। उसी दौड़ के दौरान पहली बार उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगा। जब उसके माँ बाप को पता चला तो वो उसे डॉक्टर शियोक के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि जांग बू को एक बेहद दुर्लभ बीमारी है, जिसका नाम है डायनामिक विजुअल एक्यूटी। इस बीमारी की वजह से जांग बू को हर चीज स्लो मोशन में दिखती है। मतलब कोई भी चीज जो हिल रही हो, चल रही हो या दौड़ रही हो, उसे वो बेहद बारीकी से देख सकता था। यह साबित करने के लिए डॉक्टर ने तेज रफ्तार से एक गेंद उसकी तरफ फेंकी और जांग बू ने उसे आसानी से पकड़ लिया। लेकिन डॉक्टर ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर जांग बू ज्यादा दौड़ा या जोर लगाया तो उसे चक्कर आने लगेंगे, और अगर यही होता रहा तो एक दिन वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा सकता है। इसीलिए डॉक्टर ने उसे हमेशा काला चश्मा पहनने की सलाह दी। यह सब जानने के बाद जांग बू के पिताजी विदेश चले गए ताकि बेटे के इलाज के लिए पैसे कमा सकें। जांग बू अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगा। उसकी यह बीमारी एक तरह की वरदान भी थी और अभिशाप भी। कुछ चीजें देखने में उसे मजा आता था स्लो मोशन में, लेकिन काला चश्मा पहनने की वजह से स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते और तंग करते थे। स्कूल में उसकी एकमात्र दोस्त थी सुमी। धीरे धीरे उसे सुमी से प्यार हो गया, लेकिन वक्त के साथ जांग बू की वजह से दूसरे बच्चे सुमी को भी चिढ़ाने लगे और उससे दूर रहने लगे। और एक दिन, भले ही वो नहीं चाहती थी, सुमी ने जांग बू का साथ छोड़ दिया। अब जांग बू का कोई दोस्त नहीं बचा था। वो बेहद उदास और निराश हो गया। उसने सोचा कि खुद ही अपनी आंखें बर्बाद कर लेता है, तो वो बहुत पास से लगातार टीवी देखने लगा। लेकिन हैरानी की बात, उसकी आंखें और खराब नहीं हुई। उल्टा हुआ यह कि वो उन ड्रामों का दीवाना हो गया। हर किरदार को वो गौर से, बारीकी से देखता था। और इसके बाद जांग बू ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया। पैसे बचाने के लिए उसके पिताजी त्योहारों पर भी घर नहीं आए और इसी तरह 10 साल बीत गए। एक दिन खबर आई कि पिताजी का काम पर हादसा हो गया और वो नहीं रहे। इस दुख ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। माँ और बहन के बाद जांग बू के जीवन में सबसे करीबी इंसान थे डॉक्टर शियोक। वो उनके पास गया। डॉक्टर ने कहा कि बेटा, घर से निकलो, नौकरी करो, परिवार की मदद करो। इस सलाह पर अमल करते हुए जांग बू ने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में नौकरी शुरू की। और यहीं से हम वापस फिल्म की मौजूदा टाइमलाइन पर आ जाते हैं। जांग बू को यह काम पसंद था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखना उसे उन ड्रामों की याद दिलाता था जो वो बचपन से देखता आया था। फर्क बस इतना था कि ड्रामे में सब कुछ एक्टिंग होती है और यहाँ सब कुछ असली जिंदगी था। ऑफिस में जांग बू किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसके बगल में बैठने वाला बंदा बयोंग सू उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन जांग बू बस सिर हिला देता था। कैमरे देखते वक्त जांग बू अक्सर गिनता था कि कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में कितने कदम लेता है। बयोंग सू को यह थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसने कभी कुछ पूछा नहीं। एक दिन बयोंग सू ने पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही जांग बू को सुमी याद आ गई। अगले दिन जांग बू सुमी से मिलने उसके घर गया। सुमी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन पैसों की तंगी में जी रही थी। जब जांग बू पहुंचा तो एक लोन वसूली वाला पहले से ही वहां मौजूद था और सुमी को धमका रहा था, घर बेच दो और मेरा कर्जा चुकाओ। जांग बू ने उसे दूर से देखा, लेकिन सीधे जाकर बात नहीं कर पाया। उस दिन के बाद से वो सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुमी को रोज देखने लगा। उसने उसकी पूरी दिनचर्या याद कर ली। हर रात सुमी काम से लौटते वक्त एक कॉफी शॉप पर रुककर ठंडा पेय लेती थी। यह देखकर जांग बू ने भी वही करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने रोड के किनारे एक पुराना सोफा पड़ा देखा। उसने उठाकर उसी जगह रख दिया जहां सुमी आमतौर पर खड़ी होकर पीती थी। सोचा कि शायद वो आराम से बैठ सके। उस रात सुमी ने सोफा देखा। बिना ज्यादा सोचे कि यह कहां से आया, वो बैठ गई और मजे से अपनी कोल्ड ड्रिंक पी। अगले दिन बारिश हुई। जांग बू ने कैमरे पर देखा कि सुमी बस स्टॉप पर फंसी है। वो फौरन बयोंग सू की मदद लेकर वहां पहुंचा। किसी के ड्रामा के हीरो की तरह उसने छाता लेकर सुमी को बारिश से बचाने की कोशिश की, लेकिन सुमी ने उसे पहचाना नहीं। उसने झल्लाते हुए जांग बू को हटाया और चली गई। इसके बाद जांग बू और बयोंग सू डॉक्टर शियोक के पास गए कि सुमी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। डॉक्टर ने सुझाया, फूल दे दो उसे। अगले दिन सुमी एक म्यूजिकल ड्रामा के ऑडिशन के लिए जा रही थी,
लेकिन वो पहले से ही लेट हो चुकी थी। उसने मैनेजर को फोन किया तो उसने कहा अब बहुत देर हो गई है। निराश सुमी ने सड़क पर खड़े होकर गाना शुरू किया। वो इतना खूबसूरत गा रही थी कि राहगीर रुक कर सुनने लगे। तभी झांगबू नए हेयर स्टाइल में हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंचा। गाना खत्म होने के बाद वो आगे बढ़ा और सुमी को फूल दिए। सुमी ने कहा ये फूलों का वक्त नहीं है, मुझे तो इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा चाहिए था, और चली गई। उसी वक्त झांगबू ने उसे नाम से बुलाया और कहा मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। सुमी ने जवाब दिया मेरा कोई दोस्त नहीं था झांगबू नाम का। यह सुनकर झांगबू सन्न रह गया। वो इतने दिनों से गलत लड़की को फॉलो कर रहा था, लेकिन अब तो उसे सच में उस सुमी से प्यार हो चुका था। अगले दिन अचानक उन दोनों की फिर मुलाकात हो गई। सुमी शॉपिंग करके लौट रही थी। उसने झांगबू से थैले उठवा लिए। जब झांगबू सामान पहुंचाकर जाने लगा तो सुमी ने पूछा तुम अपनी बचपन की दोस्त को क्यों ढूंढ रहे हो? झांगबू ने सीधे जवाब दिया क्योंकि मुझे उससे प्यार है। सुमी के पास कोई जवाब नहीं था। बाद में झांगबू ने सीसीटीवी पर देखा कि सुमी फोन पर किसी से बात कर रही है। पता चला उसे म्यूजिकल ड्रामे में सिलेक्ट कर लिया गया। खुशी से पागल हुई सुमी सड़क पर नाचने लगी। यह देखकर झांगबू भी खुश हो गया और उसने उसका एक स्केच भी बनाया। उस शाम सुमी एक कैफे में अपनी खुशखबरी मना रही थी। तभी झांगबू नूडल्स का डिब्बा लेकर वहां पहुंचा और कहा तुमने कहा था ना कि फूलों से बेहतर नूडल्स चाहिए। दोनों बातें करने लगे। सुमी ने अपना ड्रामा का स्क्रिप्ट दिखाया और मजे में एक सीन भी एक्ट किया। झांगबू ने भी अपना टैलेंट दिखाया। कैफे में सभी लोगों ने उस पर नंबर लिखे चम्मच तेज रफ्तार से फेंके और झांगबू ने हर एक को पकड़कर नंबर बता दिया। सबने खूब मजे किए। अगले दिन झांगबू सुमी के घर के आसपास कदम गिनते हुए घूम रहा था। बयोंगसू ने देखा तो समझ गया कि यह रास्ता याद कर रहा है। उस शाम जब सुमी काम से लौटी तो उसने झांगबू को इंतजार करते देखा। दोनों साथ चलने लगे। सुमी ने पूछा क्या करते हो? झांगबू ने कहा सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता हूँ, दिन भर लोगों को देखता रहता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों उस सोफे पर बैठे। सुमी ने कहा उस कैफे का मालिक? वो मेरा क्रश है, यकीनन उसके पास गाड़ी भी होगी। यह सुनकर झांगबू जल उठा। उसने देर तक कैफे मालिक को घूरता रहा। सुमी को इम्प्रेस करने के लिए उसने सोचा कि उसे गाड़ी में घुमाना होगा, लेकिन उसके पास खुद गाड़ी नहीं थी तो ऑफिस में सबसे पूछा, किसी के पास नहीं थी। कुछ दिन बाद सुमी घर जा रही थी तो वही लोन वसूली वाला फिर मिल गया। उसने धमकाया जल्दी पैसे नहीं दिए तो नुकसान होगा। तभी झांगबू और बयोंगसू आ गए और सुमी को बचाया। जब झांगबू ऑफिस वापस लौटा तो उसने देखा कि सुमी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ी होकर चिल्ला रही है शुक्रिया। वो जानती थी कि झांगबू कहीं उसे देख रहा है। यह देखकर झांगबू का दिल भर आया। उस रात दोनों एक पार्क में गए। झांगबू ने गिरते पत्ते पकड़े और सुमी को देते हुए पूछा अगर तुम्हारे पास गाड़ी होती तो कहाँ जाती? सुमी बोली हमेशा समुद्र की तरफ। झांगबू के पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसने एक लोकल बस के ड्राइवर से दोस्ती कर ली। उसने देखा था कि ड्राइवर रात को काम के बाद अकेले बेसबॉल खेलता है। एक रात झांगबू भी उसके साथ खेलने लगा और खेलते खेलते उसने अपनी बात बताई और मदद मांगी। ड्राइवर मान गया। अगले दिन झांगबू, ड्राइवर और बयोंगसू ने सुमी को बस स्टॉप से पिक किया और समुद्र दिखाने दूसरे शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में तीनों खूब हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे ही वो शहर की सीमा पर पहुंचे एक पुलिस वाले ने बस रोकी। उसने कहा कि लोकल बस दूसरे शहर में नहीं जा सकती, वापस जाओ। सुमी आग बबूला हो गई और पुलिस वाले से बहस करने लगी। झांगबू बस खड़ा देखता रहा, स्लो मोशन में सुमी को पूरी तरह मंत्रमुग्ध। थोड़ी देर बाद बयोंगसू ने सुमी को शांत किया और सब वापस लौट आए। वापस ऑफिस में चीफ ने बताया कि शहर में हाल ही में औरतों के अपहरण के मामले बढ़े हैं, सब सतर्क रहें। उसी वक्त झांगबू मॉनिटर पर सुमी को देख रहा था, लेकिन अचानक सुमी फुटेज से गायब हो गई। झांगबू घबरा गया। वो भागते हुए उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ सुमी का स्कार्फ पड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ सोचता सुमी सामने आ गई। यह सब उसका नाटक था। वो देखना चाहती थी कि क्या झांगबू उसे बचाने आएगा। फिर सुमी ने पूछा क्या तुम मुझे पसंद करते हो? झांगबू ने कहा हाँ। ये सुनकर सुमी ने उसका चश्मा उतारा और उसे किस किया। बाद में झांगबू उसे घर छोड़ने गया। सुमी ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसे तो देखा कि लोन वसूली वाले लोग पहले से ही बैठे हुए थे। घर तहस नहस कर दिया था उन्होंने और सुमी को धमका रहे थे। झांगबू ने सुमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस तनाव में उसकी आंखें धुंधला गईं और वो वहीं गिर पड़ा। बाद में जब लोन वाले चले गए तो दोनों ने मिलकर घर साफ किया। तभी झांगबू को वो पुरानी तस्वीरें दिखी जो उसने बचपन में सुमी के लिए बनाई थी। इससे साफ हो गया कि यही सुमी उसकी असली बचपन की दोस्त है। सुमी ने माना उस वक्त जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई, मुझे माफ कर दो। झांगबू चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो डॉक्टर शियोक के पास आंखें चेक करवाने गया। डॉक्टर ने बताया कि हालत और खराब हो गई है, कभी भी आंखें जा सकती हैं। ये सुनकर झांगबू और ज्यादा कदम गिनने लगा हर जगह। सोचा कि अगर आंखें चली भी गईं तो रास्ता याद रहेगा। उधर सुमी ने अपना घर बेचकर सारे कर्जे चुका दिए, लेकिन
अब रहने की जगह नहीं बची। झांगबू ने कैमरे पर देखा कि सुमी किसी से बात करते हुए सामान लेकर जा रही है। तभी एक महिला कर्मचारी ने नोटिस किया कि एक गाड़ी काफी देर से उसी इलाके में चक्कर लगा रही है। उसने झूम करके नंबर प्लेट देखी। यह एक खतरनाक अपहरणकर्ता की गाड़ी थी। तुरंत खबर दी, पुलिस को सतर्क किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में गाड़ी फुटेज से गायब हो गई। उसी वक्त झांगबू को सुमी भी कैमरे पर नहीं दिखी। वो डर गया, बिना सोचे साइकिल उठाई और दौड़ पड़ा। रास्ते में उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। एक गाड़ी से टक्कर हो गई। बयोंग-सू, जो सीसीटीवी में यह सब देख रहा था, फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ा। इधर अपहरणकर्ता सुमी को चाकू दिखाकर गाड़ी में धकेलने की कोशिश कर रहा था। तभी झांगबू वहां पहुंचा और चिल्लाया, सुमी। यह सुनकर अपहरणकर्ता घबरा गया और सुमी को छोड़कर भागने लगा, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी और उसे पकड़ लिया। पुलिस सुमी को पूछताछ के लिए ले गई। झांगबू सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। बयोंग-सू उसके पास आया और उसका हाथ थामा। झांगबू लगभग अंधा हो चुका था। वो रोने लगा। इस हादसे के बाद झांगबू ने फैसला किया कि वो सुमी से दूर रहेगा। उधर सुमी अक्सर सीसीटीवी की तरफ देखती और हाथ हिलाती, यह उम्मीद करते हुए कि शायद झांगबू आए। कुछ महीने बाद का दृश्य, सुमी एक कॉफी शॉप के पास से गुजर रही थी और उसने झांगबू को वहां बैठे देखा। वो खुश होकर उसके पास गई और हाथ हिलाया, लेकिन झांगबू ने चुपचाप अपनी सफेद छड़ी निकाली और उल्टी दिशा में चलने लगा। सुमी का दिल धक से रह गया। समझ आ गया, झांगबू की आंखें चली गई थी। वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगी और पहुंची एक आर्ट गैलरी में। वहां उसने देखा उसी की पेंटिंग्स झांगबू ने बनाई थी। तभी नेपथ्य में झांगबू की आवाज गूंजती है, भले ही मेरी आंखें सुमी को नहीं देख सकती, मैं उसे अपनी यादों में देख सकता हूँ। अगले दिन सुमी फिर झांगबू के पीछे चली। थोड़ी दूर जाकर झांगबू रुका और मुड़कर बोला, आज कहाँ जाना है? सुमी को एहसास हुआ वो उसकी मौजूदगी अभी भी महसूस कर सकता है। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लेकर वो दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। और यहीं खत्म होती है यह फिल्म। When you're down and down, I get